बचपन और टीनेज साल ऐसे होते हैं जहां नई चीजें ट्राई करने की क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा होती है, पर कभी कभी यही रास्ता उन्हें सब्सटेंस यूज या नशे की तरफ ले जाता है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक बुरी आदत मानते हैं, पर हमें उन वजहों को समझना चाहिए जो किसी बच्चे को इस तरफ ढकेलती है। ये कोई कैरेक्टर की गलती नहीं है, बल्कि उनकी लाइफ की एक ऐसी मुश्किल है जिसे हमें मिलकर सॉल्व करना है। हेलो एंड नमस्ते टू अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम बातें दिल की सीजन 5। मैं हूं अवंतिका सिंह। आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो सब्सटेंस यूज से जुड़े मिथ्स और डर को बनाए रखते हैं। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो एक साइकियाट्रिस्ट है, एंड तन्वी मल्होत्रा, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर सिंह, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, नशीले पदार्थ होते क्या हैं? व्हाट इज सब्सटेंस यूज बच्चों में एंड एडोलेसेंस में? जब हम सब्सटेंस यूज की बात करते हैं, स्पेशली जब हम किशोर अवस्था चाइल्ड एंड एडोलेसेंट की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके ब्रेन यानी मस्तिष्क या शरीर पे असर करता है और किसी तरह का नुकसान या क्षति पहुंचाता है, उसको हम नशीले पदार्थ में काउंट करते हैं। और जब हम नशीले पदार्थ की बात करते हैं तो जनरली दिमाग में एक टर्म आती है ड्रग्स, और उससे जुड़ता है कि इलीगल सब्सटेंस, बट ऐसा नहीं है। इन नशीले पदार्थ में वो सब कुछ आता है जो आपको क्षति पहुंचाता है, और वो लीगल भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं टोबैको की, अल्कोहल की। हार्ड ड्रग्स जो इलीगल होते हैं उनको तो काउंट करते हैं, बट इन लीगल हम सब्सटेंस की भी बात करते हैं। और इवन कुछ जो नॉर्मली यूज करते हैं बट हमको उस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं जिससे और नुकसान हो सकता है। और कभी कभार जो मेडिसिन होती हैं, आप उनको उस प्रयोग के लिए यूज कर रहे हैं जो उनको जिस चीज के लिए वो यूज नहीं होते हैं, आप उनको गलत प्रयोग कर रहे हो, आपको उसको प्रिस्क्रिप्शन के अलावा यूज कर रहे हो, वो भी सब सब्सटेंस यूज में आता है। जब हम यंग लोगों की बात कर रहे हैं, उनका जो ब्रेन है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, न्यूरल सर्किट्स बन रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इन सब्सटेंसेस से। वो कंट्रोल जो होता है वो अभी डेवलप नहीं हुआ, आपके सर्किट्स बन रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है वो एक अडल्ट, एक वयस्क से अलग होता है बच्चों में, और वो ज्यादा वनरेबल होते हैं। वो कौन सा एज है जहाँ पर शुरुआत एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपोजर की होती है? हमारे जो यंग पीपल हैं या यंगस्टर्स हैं, उनके ब्रेन सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि उनके ब्रेन सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं, तो जिस एज में उन्होंने शुरुआत की है उसका असर, उसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो जो इंसान अडल्टहुड में पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है या एक्सपोजर ले रहा है वर्सेस एक डेवलपिंग ब्रेन, वहाँ पे ना प्रभाव का हमें डिफरेंस पता चल जाता है। क्या आप विस्तार में बता सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली ये डिफरेंसेस होते हैं मिसयूज के बीच में, एडिक्शन के बीच में, किसी चीज को गलत इस्तेमाल करने में, एक्सपेरिमेंटेशन में? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। ये मतलब एक लाइन का हिस्सा है कि एक स्टेज होती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तो जैसे स्टार्ट अगर हम करें तो वो एक एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट होती है कि जब आप यंग होते हैं तो आपका जो माइंड होता है बहुत क्यूरियस होता है, नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहता है। आप आसपास अपने लोगों को देखते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या है जो वो लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होता है कि आप एक दो बार करते हैं। इंपॉर्टेंट जो इस स्टेज में रहता है कि आपका कंट्रोल अभी भी होता है, आपके पास कंट्रोल है कि आपने एक दो बार करा बट उसके बाद आप नहीं कर रहे हैं। और इस स्टेज में जो हार्म भी होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक बार करा तो कोई हार्म नहीं होगा, हर एक यूज का कुछ ना कुछ हार्म होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है कि जहाँ पे मिस यूज हो रहा है, या हम हार्मफुल यूज भी जो बोलते हैं, कि अब वो बढ़ गया है, अब वो आपको अफेक्ट करने लग गया, आपकी सोशल लाइफ को। बच्चों की बात करें तो एकेडमिक लाइफ को पढ़ रहा है, एब्सेंटिज्म हो रहा है कि वो चीजें मिस करने लग गए हैं, फ्रेंड सर्कल में कम जाना पड़ गया, तो मतलब आप देख सकते हैं कि अफेक्ट कर रहा है उन चीजों को। थर्ड स्टेज जो आती है जिसको एडिक्शन बोलते हैं, या टेक्निकल टर्म में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या डिपेंडेंस बोलते हैं, वो काइंड ऑफ लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पे आप साइकोलॉजिकली और फिजिकली डिपेंडेंट हो गए हैं उस चीज पे। तो ये जो स्टेज होती है इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी ही डिमांड करने लग जाती है। इसके कुछ अगर मैं फीचर्स बताऊं तो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वर्ड क्रेविंग, जिसको तलब भी बोलते हैं, वो होती है। अगर आप नहीं ले रहे हैं, आपको बार बार इच्छा होती है कि मुझे वो चाहिए। इसमें विड्रॉल होता है जिसको तोड़ भी बोलते हैं, खासकर पंजाब वाले एरिया में। जो तोड़ का मतलब होता है कि आप अगर नहीं लेते हैं तो शरीर डिमांड करता है, तो आपको अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव सिम्टम है, नकारात्मक चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, घबराहट, बेचैनी, या शरीर में दर्द वगैरह उठता है। टॉलरेंस डेवलप होती है कि यहाँ पे आपका शरीर और चीज़ मांगता है। ये सारे फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप चाह भी रहे हैं तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं। दिमाग के पीछे ये भी पता है कि गलत तो है, एक कंफ्यूजन भी होता है। सो इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू कि उस टाइम जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है, व्हाट रियली गोज इनटू अ चाइल्ड्स माइंड? हमने कहा
कि उसको सब मॉरल वैल्यूज सारी चीजें होती हैं, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली कई बार एज अ पेरेंट्स और एज अ फैमिली मेंबर, एज अ कम्युनिटी एज वेल, हम बच्चों से खुल के बात नहीं करते हैं। तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाती कन्वर्सेशन के थ्रू। और क्योंकि वो देख भी रहे हैं समाज में, और आजकल सोशल मीडिया इन सब चीजों पे मतलब इतना कुछ अवेलेबल है, तो वो जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, वो इतनी बढ़ जाती है कि कर लेता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली इस एज में आपको ये भी लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। अगर मैं कहूँ कि गलत सेंस रहती है कि कोई नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, एक बार ही तो ट्राई कर रहा हूँ, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर कई बार कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपने सब्सटेंस एक बार यूज कर लिया और उसके बाद आपको उसके जो अच्छे इफेक्ट स्टार्टिंग में दिखाई दिए, मतलब आपको अच्छा लगा, आपको लगा दोस्तों ने मुझे एक्सेप्ट किया, आपको अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छी तरह से फिट इन हुआ ग्रुप में। अब वो कई बार उसकी वजह से आप फिर से करने लगते हैं, और वो करते करते कब आप सेकंड स्टेज पे पहुंचे, कब आप थर्ड स्टेज पे पहुंचे, वो कई बार आपको एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाता कि कब फर्स्ट से आप थर्ड स्टेज में आ गए। हमारे देश में अभी सब्सटेंस यूज, ड्रग अब्यूज बच्चों में और एडोलेसेंट्स में काफ़ी हाई है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था एम्स हॉस्पिटल की तरफ से, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग काफ़ी हमारे स्टेटिस्टिक्स ने हमें यही बताया है कि नॉट ओनली की सब्सटेंस यूज बढ़ रहा है, बट जो एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपोजर जो हम बोल रहे हैं उसका एज भी घट रहा है। तो यंगर लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यंगर एजेस से स्टार्ट हो रहा है, और हर स्टेट में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में पर्टिकुलर ये है या नहीं है, हर स्टेट में इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। जेंडर का भी एक प्रभाव हमें दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये लड़कों में ज्यादा है, लड़कियों में कम है। लड़कों में शायद रिपोर्टेड केसेस ज्यादा है, लड़कियों में भी हो रहा है, अनरिपोर्टेड जा रहा है। और एक और जो रूरल और एक अर्बन पॉपुलेशन का एक डिस्टिंक्शन करते हैं कि क्या ये शहरों में ज्यादा होता है या बड़े शहरों में ज्यादा होता है या रूरल पॉपुलेशन में कम होता है, ऐसा नहीं है। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में सब्सटेंसेस की जो स्टैट्स हैं वो सभी जगह बढ़ ही रहे हैं। जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब्सटेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी है और इसका जो प्रभाव है और असर है वो भी हमें दिख रहा है। हाउ कैन वन हेल्प अ चाइल्ड? एक बच्चे को हम कैसे मदद करें जो सब्सटेंस यूज कर रहा हो? आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ फैमिली जो हमारे पास रिसेंटली आया था। सो व्हाट दे फाउंड वाज कि उन्होंने थोड़ा बहुत डस्टिंग करते टाइम उनके बेटे के रूम में एक बॉन्ग जो हम कहते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है मैरिजुआना के लिए, वो इनको मिला। उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अपने बच्चे से पूछा, बच्चे ने घबराहट में बता दिया कि मम्मी मैं तो ये कर रहा था, ये सब चीज़ें चल रही। और मम्मी पापा भी थोड़े से एटलीस्ट इन्फॉर्म थे कि उन्होंने सबसे पहले स्टेप डांटना वाटने के बाद ये किया कि पहले वो साइकोलॉजिस्ट एंड हमारे सेंटर पे आए। तो हमने जब बातचीत की फिर पता चला कि ये जो बच्चा था ये पीयर प्रेशर में ये सब चीज़ें कर रहा था, कि इसकी जो कंपनी थी, कंपनी में कुछ ऐसे लोग थे जो इसको फोर्स कर रहे थे कि ये सब चीज़ें करना कूल है, ये सब चीज़ें करना ठीक है। मान लो पेरेंट्स को कुछ मिल गया, एक शक हो जाता है, तो क्या पेरेंट्स को अपने बच्चे से डायरेक्टली कन्फ्रंट करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डर के बजाय या गुस्सा आ जाता है कि आप मेरे प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो। तो क्या पेरेंट को डायरेक्टली अपने बच्चे से बात करना चाहिए या पेरेंट को स्ट्रेटेजिकली बच्चे को कन्विंस करके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? दोनों चीजें काम आ सकती हैं। कुछ परिवार में ऐसे ओपन कॉन्वर्सेशंस करना नॉर्मल है, तो आप बात करके आप समझ सकते हो कि किस वजह से ये स्टेप लिया गया था। और वो अगर ओपन कॉन्वर्सेशन का अगर आपका एक ट्रेडिशन है तो वहाँ पे बातचीत से आराम से हम फिगर आउट कर सकते हैं। फिर किस मोमेंट पे आना है वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बट जिन परिवारों में ये बातें करना मुश्किल है तो कुछ जो साइंस हम कहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर, और अगर वो साइंस बार बार हो रहे हैं, इंटरवीन करना फिर नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि फिर आपके हाथ बन जाते हैं, राइट? आप अगर नहीं करोगे तब भी दिक्कत है और अगर आप करोगे तब भी दिक्कत है, तो आपको लेसर ऑफ द टू इवल्स फिर चूज करना पड़ता है। पीयर प्रेशर कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है सब्सटेंस अब्यूज में? इस एज ग्रुप में एक बहुत ज्यादा आपके अंदर एक फीलिंग होती है, एक सेंस होता है कि मैं अपने पीयर्स को बिलोंग करूं। कई बार तो इतना होता है कि फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके पीयर्स हो, तो कई बार उसमें बिलोंग करने के लिए, उसमें फिट इन करने के लिए ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जो भी आपके मोरल्स, जो भी आपके फैमिली वैल्यूज वगैरह रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा दरकिनार करके आप सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज को कंट्रोल करके रखूंगा। जैसे इस एज में लगता है कि हर चीज मेरे कंट्रोल में है, एक दो बार की तो बात है, और उस सोच के चक्कर में आप वो पीयर प्रेशर को गिव इन कर देते हो। पीयर प्रेशर के बारे में एक ये भी चीज कहना चाहूंगा कि एक पीयर प्रेशर जब सुनते हैं तो होता है कि जोर जबरदस्ती की पीयर्स ने प्रेशर डाल के करा। पीयर प्रेशर खाली वहां तक नहीं होता, ये तो आप इसको एक्टिव पीयर प्रेशर कह सकते हैं। एक पैसिव भी होता है कि जस्ट आप अंदर से प्रेशर फील करते हैं कि यार मेरे सारे दोस्त करते हैं, मैं नहीं करूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो जो इंटरनली भी आप ये ख्याल सोचते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं बिलोंग करूंगा, तभी वो मेरे को नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे, नहीं तो शायद नेक्स्ट टाइम में मुझे बुलाएंगे ही नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं इस एज में वो फैक्टर प्ले करती हैं जिसकी वजह से वो आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
वो कौन से स्पेसिफिक मार्कर्स है बिहेवियर में जो सब्सटेंस अब्यूज को इंडिकेट करता है? जब अगर हम बिहेवियर की बात करें तो जो सबसे पहले हम चेंज देखते हैं कि एक सडन और परसिस्टेंट चेंज आता है, और वो आता है आपका एक सोशल विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो एफिशिएंसी थी, जो आपका काम करने की जो क्षमता थी वो कम हो जाती है, आप अलग रहने लगते हैं, फैमिली को टाइम कम देते हैं, आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो आपको पहले अच्छा लगता था आप नोटिस करेंगे कि वो बच्चा वो चीज नहीं कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कई बार देखते हैं कि फ्रेंड सर्कल बदल गया एकदम से, जिन दोस्तों के साथ पहले खेलने जाता अब खेलने नहीं जाता है, अब कहीं और जाता है। ऐसा भी माना जा सकता है कि जब वो बिहेवियर ट्रेट्स हम देख रहे हैं, शायद उस बच्चे को डिप्रेशन भी हो रहा हो, नॉट नेसेसरीली कि वो सब्सटेंस यूज कर रहा हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा और पुश करूं कि सब्सटेंस यूज का वो बिहेवियर पैटर्न क्या होता है जब पेरेंट्स शुड रेज द अलार्म। ओके, तो इसमें मैं बिहेवियर के साथ और भी चीजें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। तो अगर हम साइंस को डिवाइड करें, जो हम मार्कर्स की बात करें, तो वो कुछ पहले फिजिकल्स भी होंगी, फिजिकल मार्कर्स भी आपको दिखाई देंगे, जैसे आंखें चढ़ी रहना या आंखें लाल रहना। आप ये भी देखिए कि वजन एकदम से कम हो गया है, कपड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, शैबी क्लोथिंग होनी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, फिर कुछ चेंजेस प्रैक्टिकल जैसे भी होते हैं कि घर में पैसे गायब होने लग गए हैं, जो एक इंपॉर्टेंट मार्कर हो सकता है पेरेंट्स के लिए, कि चीजें गायब हो जाती हैं, पैसे गायब हो जाते हैं। दूसरा है कि आप बात करने की कोशिश करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चा थोड़ा एकदम से डर जाता है, घबरा के थोड़ा सा जवाब दे रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि जो बच्चे, क्योंकि वो छुपा रहे होते हैं, उनको लगता है पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, वो डर दिखाई देता है, घबराहट दिखाई देती है। और बाकी फिर और भी चीजें होती हैं जो एक एज अ पेरेंट स्पेशली मदर को दिखती है कि कपड़ों में स्मेल आ रही है, कई बार धुएं की या किसी और पदार्थ की, या अगर टोबैको का कंजप्शन है तो वो मिल जाते हैं जेब में, लाइटर मिल जाता है, या कपड़ों पे वो जला हुआ कुछ दिख जाता है। तो ये सारे साइंस अगर परसिस्टेंटली और एक ग्रुप में दिख रहे हैं तो ये जनरली यही इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सब्सटेंस यूज यहाँ पे इन्वॉल्व है। पेरेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करें कि जो टिपिकल टीनेजर का एक मूड होता है और अर्ली साइंस ऑफ सब्सटेंस यूज? एक तो है कितना टाइम लग रहा है इन सब चीजों में। अगर हम देख रहे हैं कि 1-2 दिन की बात है कि अच्छा झगड़ा हुआ है आज दोस्त से या फ्रेंड से, प्रॉब्लम हुई है तो वी आर अपसेट, और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि मूड हमारा इंप्रूव हो जाता है। लेकिन सब्सटेंसेस में या किसी और मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी में, स्पेशली यहाँ जो सब्सटेंसेस की बात करें, ड्यूरेशन, जो दिक्कतों की ड्यूरेशन है उसका काफी ज्यादा हम असर देखते हैं। तो ये जो हम एब्सेंटिज्म की बात कर रहे हैं, ग्रेड्स की बात करें, ये थोड़े बहुत दिनों से चल रहा है। ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि ये नॉर्मल मूडीनेस से कैसे अलग है। एक और चीज, जैसे ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन बिहेवियरल चेंजेस की बात है, ये भी हमारा जो बच्चा हमारे से अच्छे से बात करता था वो अब से ढंग से बात नहीं कर रहा है, छुपा कर रख रहा है अपनी चीजें, अलग कमरे में बैठा हुआ है, ये काफी दिनों से ऐसा सिलसिला चल रहा है। ये जब हम नोटिस करते हैं कि कितना ज्यादा ये टाइम लगा के ये चल रहा है, और इम्पैक्ट कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, स्कूल से कंप्लेन आ रही है, सोसाइटी से कंप्लेन आ रही है, फ्रेंड्स बता रहे हैं कि वो तो घूमने नहीं आता है, हमारे साथ खेलने नहीं आता है, कहाँ पे रहता है हमें भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है। तो ये 3 चीजें हम देखते हैं कि कितने टाइम से चल रहा है, कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। हाउ शुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको ये कैसे टैकल करना चाहिए? शुड दे फोकस ऑन पनिशमेंट या उनको प्रिवेंशन प्रायोरिटाइज करना चाहिए? पिछले साल में मेरे पास ऐसे 2-3 किस्से आए हैं, 2-3 फैमिलीज आए हैं जिनके साथ एक्चुअली में स्कूल ने दे चोज टू रस्टिकेट देम या एक्सपेल देम, उनको स्कूल से निकाल दिया क्योंकि उनके पास नशीले पदार्थ मिले थे, या गलती से खुद का ही सब्सटेंस स्कूल में गलती से बैग में डाल के लेकर आए। तो स्कूल ने डिसाइड किया कि हम ऐसे बच्चों को रखेंगे नहीं, हम इनको पनिश करके निकाल देंगे। लेकिन ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ड्रग्स का आना जाना कैंपस में ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। मेरे लिए स्कूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है अगर ये प्यूनिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हटा ले अपने आप को, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल में इस बारे में वर्कशॉप्स हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। बहुत लोगों ने कहा है कि स्कूल के आसपास या स्कूल के रास्ते में लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिलती है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये स्कूल वाले बहुत आराम से आसानी से कर सकते हैं अगर ये यहाँ पे हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहे। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि स्कूल में अगर इसके बारे में चर्चा हो तो जो मैं कहती हूँ रिफ्यूज़ करने का स्किल, कि पीयर प्रेशर हो रहा है लेकिन क्या आप पीयर प्रेशर को कैसे ना करें, उससे अंदर ना आए, उसके खिलाफ आप खड़े हो पाए, उसके जो स्किल्स हैं वो स्कूल्स में सिखाए जा सकते हैं, क्लासरूम में सिखाए जा सकते हैं। ये एक पॉलिसी जो स्कूल अपना ले कि हम इसको समझने की और इस पे कोलैबोरेट करने की कोशिश करें, रादर देन कि हम प्यूनिटिव स्टांस ले लें कि जो आता है, हमने इसका एक किस्सा देखा, हमने उसको फिर निकाल दिया। वो काम नहीं करता है।
पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ये कॉन्वर्जेशंस, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस कब करनी चाहिए? स्कूल्स को ये अवेयरनेस कब देनी चाहिए बच्चों को? तो अगर हम कन्वर्सेशन की बात करें तो ये सबसे पहले तो एक ओपन डायलॉग होना चाहिए कि जो कभी रुकना नहीं चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बार बात करी और आप इसको ख़त्म कर दें। और अगर आप एज की बात करेंगे तो जनरली ये बच्चों की तरफ से एज अ पेरेंट तो बच्चों की तरफ से खुद ही आ जाता है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट उस टाइम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आगे बच्चा आपके पास आएगा कि नहीं। अगर बच्चे ने आके ऐसा कोई सवाल पूछा और आप गुस्से में या डिसमिस कर देते हैं कि क्या पूछ रहे हो, क्या आप भगा देते हो, तो यकीन मानिए हमने ये देखा फिर बच्चा कभी वापस नहीं आता पेरेंट्स से पूछने। बट वहाँ अगर आप उनके साथ बैठ के उनसे बात करते हो और एक नॉन जजमेंटल वे में फैक्चुअल बताते हो कि अगर मान लिया 5-6 साल के बच्चे ने भी पूछा है तो आप इतना बता सकते हैं कि ये हार्मफुल होता है। वही अगर 11-12 साल के बच्चे ने पूछा तो आप थोड़ा उसमें साइंटिफिक फैक्चुअल्स भी बता सकते हैं कि ये इस तरह से असर करता है। यहाँ पे आप जैसे एल्कोहल की बता सकते हैं लीवर पे बुरा असर करता है, उस तरह से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सेम वे फॉर द स्कूल। तो वहाँ पे मेरा जो एक मैसेज होगा टीचर्स के लिए कि वो वहाँ पे जजमेंट ना पास करके कनेक्शन बनाए। उनको जरूरी नहीं है कि वो ये जज करे कि ये करता है ये नहीं करता है, वहाँ पे कनेक्ट करें और सही जगह पे फिर वो रेफर करें। और यहाँ पे मैं फिर स्कूल काउंसिल को भी एग्जांपल दूंगा कि आप भी इसको ऐसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जैसे तन्वी ने भी बोला था कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी हम अपनाते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आपने जाके रिपोर्ट कर दिया। आप उसको एक स्पेस दीजिए कि बच्चा शेयर कर पाए। आप एक वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन जिसको पता चलेगा कि हाँ ये किस वजह से हो रहा है। और अगर ये सब सारी सेफ स्पेस स्कूल में काउंसलर के पास और एक पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को मिलती है तो बच्चे के अंदर जो एक मोटिवेशन होती है ठीक होने की वो आएगी। क्योंकि अगर आप पैनिक करते हैं या आप गुस्से में करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस बच्चे को और धकेल रहे हैं। क्योंकि एक अगर नेगेटिव इमोशन आप पास ऑन कर रहे हैं बच्चे को, वो नेगेटिव इमोशन उसको फोर्स करेगा और ज्यादा सब्सटेंस यूज करने में। बट यहाँ पे उसको देखेगा कि यहाँ पे तो सपोर्टिव है, मुझे जज नहीं कर रहे हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो ही विल कम फॉरवर्ड कि हाँ मुझे शायद हेल्प की जरूरत है। एंड वो बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं फिर ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन में जब हम उनको एक प्रोफेशनल हेल्प लेके जाते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि हर जगह से एक सपोर्ट मिले और एक पनिशमेंट की जगह से ना है, वो एक बह का माहौल ना क्रिएट किया जाए। अगर कॉन्सिक्वेंसेस ना हो एंड स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस तो बच्चे जो है दे टेक इट फॉर ग्रांटेड एज वेल, वो रिपीटेड यूज करते हैं। तो हाउ टू करेक्ट दैट? सी स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो हमें रियलाइज़ नहीं करना है, वो बच्चों को खुद रियलाइज़ करना है। हम ये स्ट्रिक्ट कॉन्वर्सेशंस की बातें करके उनको सिर्फ डरा रहे हैं। अगर उनको जेन्युइनली रियलाइज़ करना है तो कॉन्सिक्वेंस उनको खुद फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना बड़ा ज़रूरी पड़ जाता है। एक मामूली से एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप मान लीजिए ड्रग यूज़ के चक्कर में आप स्कूल में आपके ग्रेड्स ख़राब चल रहे हैं, तो ग्रेड्स को आप लेक्चर देकर बताएंगे कि बेटा तुम्हारे ग्रेड्स नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इससे बच्चे को फ़र्क नहीं है। वो खुद एक्सपीरियंस करेगा कि मेरे मार्क्स में मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, नेक्स्ट ईयर जब मैं पास हो रहा हूँ तो मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, एंट्रेंसेस में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो खुद ब खुद अपने बिहेवियर पे रिफ्लेक्शन करने की कैपेसिटी बनती है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद से गलत कर रहा हूँ, कोई और तरीके से मैं इस चीज़ को सुलझा सकता हूँ कि नहीं। हम अगर कॉन्सिक्वेंसेस के चक्कर में उनको बोलते कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो डर के माहौल से सिर्फ ये सीखते हैं कि मुझे इनके पास जाके ये बात नहीं बतानी। मगर तन्वी कभी कभी ये होता है ना, बैड इन्फ्लुएंस, बैड कंपनी, उसका भी रिपल इफेक्ट होता है। अगर मैं स्कूल के पक्ष से पूछूं ये क्वेश्चन, जस्ट टू थिंक फ्रॉम देयर माइंड स्पेस, वो भी सोचते होंगे कि अगर एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो और इफ वन चाइल्ड सब्सटेंस यूज कर रहा हो तो उसका इम्पैक्ट दूसरे बच्चों पर कैसे हो। उस सिचुएशन में आपका क्या एडवाइस होगा? सब्सटेंस यूज जीरो ड्रग टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि सब्सटेंस यूज को हम हाँ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके बारे में जो हमें चर्चा करनी है वो 0 to 100 की जगह हम 0 से लेकर 1, 2, 9 तक की गिनती में आए, राइट? कि क्या असर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या सिस्टम्स हैं जिसके वजह से यहाँ पे ये पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बहुत लोग आपको ये बता सकते हैं कि जो स्कूल के आसपास के जो छोटे छोटे किराने वाले शॉप्स हैं वहाँ पे बहुत लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो ये तो सिस्टमिक हो गया, ये तो स्कूल इस पर असर कर सकता है, इस पर इफेक्ट कर सकता है, इसमें लीगल सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पुलिस को, VCRs को थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे निगरानी रखिए। ये सब चीज़ों की बातें नहीं होती है क्योंकि हम सारा ब्लेम उस बच्चे पे डाल देते कि आपने गलत बिहेवियर किया है। किसी और सिचुएशन में अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको एक गलती सुधारने का मौका मिलता है। केवल नशीले पदार्थों के साथ जब दिक्कत होती है तो हम मान लेते हैं कि ये गलती आप मतलब गलत इंसान हो गए हो, अब इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। मैं इस अप्रोच से थोड़ा सा निकलने के लिए बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
नशीले पदार्थ इस्तेमाल करना ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये भी एक डिसीज़ है, एक दिक्कत है और इसका हमें सामाजिक सुधार निकालना पड़ेगा। ऐसे इंडिविजुअल बेसिस पे हम ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, आपके एक्सपीरियंस में क्या आप अभी भी थोड़ा सा झिझक, हेजिटेशन, स्टिग्मेटाइजेशन देखते हैं जब ये कॉन्वर्जेशंस की बात होती है फैमिलीज, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में? बिल्कुल, और इंडियन कंटेक्स्ट में तो होता ही है कि माँ बाप विश्वास नहीं करते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है, तो बिल्कुल झिझक होती है। और एक कारण ये भी है कि आज हम एक सामाजिक जो बुराई की एक बार बात कर रहे हैं वो बच्चों में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पेरेंट्स इस बारे में बात नहीं करना चाहते। वो स्टिग्मा इतना अटैच्ड है कि हमारे बच्चे इलाज करा रहे हैं और किस तरह से वो एक सोसाइटी में लिया जाएगा। खासकर अगर हम गाँव की बात करें या छोटे शहरों की बात करें तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि आसपास के पड़ोस लोगों को पता चले कि हम इसका इलाज करा रहे हैं। और ये भी सोचते कि हमारे परवरिश में कहाँ कमी रह गई है, वो दैट गिल्ट इंड्यूसमेंट भी होता है। तो आपका क्या एडवाइस रहेगा for parents and teachers who are grappling with a situation like this? तो सबसे पहले तो ये रहेगा कि एक डायलॉग ओपन कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, सीधा पनिशमेंट में मत भागिए। क्योंकि पहला जनरली जो रिस्पॉन्स होता है कि हम एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, अपने ऊपर ले लेते चीज़ें। अभी आपने कहा कि मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, इस तरह की जो बात है, तो उससे क्या होगा, बच्चा हो और अंदर दबा लेगा बात को। जैसा हमने शुरू में भी बात किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो क्या चीज़ है ऐसे जो बच्चे की फुलफिल कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि बच्चों को भी आइडिया होता है, बच्चे समझदार होते हैं कि ये चीज़ सेफ नहीं है। भले ही वो एक सेंस हो कि उनको लगता हो कि मैं इसको उस स्टेट तक नहीं जाने दूंगा, बट कहीं ना कहीं उनको आइडिया भी होता है ये ठीक नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे उस स्टेज पे जब पहुंचते हैं, उनको हेल्प की जब ज़रूरत भी होती है, तो भी वो कई बार पेरेंट्स के पास इसलिए नहीं पहुंचते वो किस तरह से मेरे बात करेंगे। तो वहाँ पे अगर पेरेंट ये जान ले कि किस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, या वो अकेलापन है कि हम अवेलेबल नहीं हैं, उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या वो कोई स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए है, या वो बुलिंग को कॉम्बैट करने के लिए है, जैसे हम बात करते हैं फिट इन करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए है। अगर हम उन चीज़ों को जान लेते हैं तो वो काफ़ी फिर आसान हो जाता है। एक तो वो कनेक्शन भी बन जाता है और उसके बाद उसको सही इलाज दिलवाना भी आसान हो जाता है। क्योंकि अब खाली बच्चा नहीं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ये जो इलाज है सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे समाज का, सब कि इसमें इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। और जितना आप इन्वॉल्व होकर एज अ फैमिली काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम भी स्कूल के बाद आते थे, एक टाइम टेबल होता था, होमवर्क करो, लंच खाओ और बाहर जाकर खेलना। एंड वो 2 घंटे इतना प्रोडक्टिव होता था, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं होता था, थक जाते थे, खाना खाकर सो जाते थे। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्स, खेलकूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रिड्यूस दीज एडिक्शंस? जो मैं पहले कह रही थी कि सिम्टम हो सकता है सब्सटेंस या नशीले पदार्थ, एक कोपिंग, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म का एक सिम्टम हो सकता है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जहाँ पे भी आपका दिमाग इन हेल्दी परस्यूट्स पे एंगेज रहता है, जहाँ पे आपका दिमाग ऐसी चीज़ें करके अच्छा फील करता है, गुड फील करता है, एक प्योर एनर्जी फील करता है। ज़रूरी नहीं वो स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स में एक एडेड लेयर है कि डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर होता है, टीम, जो सोशल प्रेशर की हम बात करते हैं, आप एक सोशलाइजेशन कर भी पाते हैं उसके साथ साथ। तो स्पोर्ट्स का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। प्लस फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो नेचुरली जो आपकी बॉडी को अच्छे हार्मोन्स या अच्छे एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस करना होता है वो नेचुरली हो जाते हैं। तो एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी भी मूड बूस्टर भी है और सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी और एक तरीका भी है। इसके अलावा भी जैसे अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात करो, जैसे कि डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, ड्रामा हुआ और राइटिंग हुआ, अगर आप फोटोग्राफी की बात करो या कुकिंग की बात करो, ये एक्टिविटीज़ भी आपके दिमाग को एंगेज रखती है, आपको खुश रखती है। और जिस चीज़ में आप खुश रहते हो, जो चीज़ आपको करने का मन करता है, फिर उस दिमाग में ना ये सब चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होने में कम इफेक्टेड रहते हैं। डॉक्टर सिंह, अंत में अगर आप वो एक एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने सारे केसेस देखते हैं, एंड पेरेंट्स के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए अगर वो एक एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? अगर एक ही एडवाइस बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए देने वाले, तो वो मेरे लिए होगा कि कम्युनिकेशन, एक ओपन डायलॉग, बच्चों के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी, दोनों की तरफ से वो कम्युनिकेशन में एक बैरियर नहीं आना चाहिए कि हम बात नहीं करेंगे, और पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं आना चाहिए कि हमें बात करनी नहीं चाहिए। और इसमें मैं इवन स्कूल को और पूरी कम्युनिटी को बात करूँगा। अगर मैं कम्युनिटी की भी बात करूँ तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और इसके बारे में और बात करनी चाहिए। क्योंकि एज अ सोसाइटी कई बार हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को बात नहीं करेंगे तो वो नहीं होंगी,
बात नहीं करी तो पता नहीं चलेगा, नहीं होगा। बट आज की एज में जब सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। वो किस कंटेक्स्ट में पहुंचेगी, उसका वो क्या मतलब निकालेंगे, वो कोई नहीं जानता। तो ज़रूरी है हम उस बारे में बात करते रहे। बात करने से ये भी होगा कि बच्चों को वो डर नहीं रहेगा जो हम पहले बात कर रहे थे पनिशमेंट की, क्योंकि एक बहुत बड़ा डर बच्चे को होता है कि पनिशमेंट का। पनिशमेंट से हम फियर तो क्रिएट करना चाहते हैं कि वो सब्सटेंस ना करें, बट कई बार वो फियर क्रिएट हो जाता है कि पनिशमेंट मिली, मैं बात ही नहीं करता। तो जिस चीज़ का फियर होना चाहिए था वो ना होकर पनिशमेंट का हो गया। तो ज़रूरी है कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में ज़्यादा बात हो रही है कि कैसे इन चीज़ों को रोका जाए, जिसमें ज़रूरी है कि हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें यहाँ पे बच्चा सेफ फील करता है, इस बारे में बात कर सकता है, अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सकता है कि क्या है ये चीज़, इमोशनल उसको सपोर्ट मिलता है। सेकंड स्टेप सपोर्ट ही है कि आपको इमोशनल सपोर्ट है, आपको हर पेरेंट्स का सपोर्ट है, आपको पता है कि लोग जो हैं आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और थर्ड पार्ट फिर होता है पनिशमेंट का। तो कई बार हम फोकस थर्ड पार्ट पे ज़्यादा कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड को मिस कर देते हैं। ज़रूरी है कि आप प्रिवेंशन, फिर सपोर्ट, फिर पनिशमेंट। तो आज की बातों से एक बात समझ आई है, सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम से जो बच्चा जूझ रहा है उसे हमारी जजमेंट की नहीं, सपोर्ट की जरूरत है। तन्वी एंड डॉक्टर सिंह, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली बार फिर मिलेंगे बातें दिल की के एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू एंड नमस्ते। बातें दिल की, बातें दिल की।